नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आधी आबादी की आज की इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ शिल्पी। यूपी सरकार का लगातार दावा रहा है कि क्राइम का ग्राफ कम हुआ है और महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई तरह के ठोस कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन जो आंकड़े आए हैं, एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं, वो अब कुछ और ही कह रहे हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े सरकार के सभी दावों को खोखला साबित कर रहे हैं। यूपी में महिलाओं और बच्चों पर अपराध में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? साल 2013 के जो आंकड़े हैं वो दरअसल कहते क्या हैं? इसी पर होगी हमारी आज की ये खास चर्चा। और अपने दर्शकों को बता दें, आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कोई राय देना चाहते हैं, इस चर्चा में अगर शामिल होना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर हम कुछ नंबर्स दिखाने जा रहे हैं। आप हमसे इन नंबर्स पर संपर्क करें। 012025111063 और दूसरा नंबर है 18001801501525। तो अब हम कुछ आंकड़े आपके सामने दिखाने जा रहे हैं। आप देखिए उन्हें और उनसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि महिलाओं को लेकर अपराध किस तरह से बढ़ा है। 9,737 अपहरण हुए उत्तर प्रदेश में और ये देश का 18.77% है। दूसरे नंबर पर है बिहार, जहां पर 4,419 अपहरण हुए, यानी कि उत्तर प्रदेश से आधे से भी कम। बात करें मुंबई की तो मुंबई से ज्यादा अपहरण लखनऊ में हुए। 270 अपहरण के मामले यहां सामने आए। तो ये एनसीआरबी के आंकड़े हैं जो साफ बयां करते हैं कि किस कदर जो क्राइम का ग्राफ है वो बढ़ा है। तो पिछले साल के मुकाबले 50% की बढ़ोतरी हुई है और दूसरे नंबर पर बिहार है, जहां 4,419 अपहरण हुए। अगर अपहरण के मामलों की बात करें, जो उत्तर प्रदेश से आधे से भी कम है जिसकी संख्या। मुंबई की बात करें तो वहां से ज्यादा अपहरण लखनऊ में 270 अपहरण के मामले यहां सामने आए हैं। और बात करें महिलाओं और बच्चों को लेकर जो अपराध हुआ है तो सबसे ज्यादा मामले सामने आए और 50% की बढ़ोतरी देखी गई इसमें। और रुक करते हैं हम लखनऊ से। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता नाइश हसन जुड़ गए हैं। नाइश, ये जो आंकड़े आए हैं सामने, ये तस्वीर खुद ब खुद बयां कर रहे हैं। जी, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। ये हालात बहुत खराब है औरतों के उत्तर प्रदेश में। इसके लिए हम लोग बराबर लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि जब सरकारें उसको संजीदगी से नहीं लेती तो ये अपराधों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती है। मतलब ऐसा भी हुआ है कि एक एक केस को लेके हम लोग 10-10 बार, 15-15 बार डीजीपी के पास जाना कि भाई सिर्फ गिरफ्तारी हो जाए, और गिरफ्तारी नहीं होती है। हमारे पास पूरे एविडेंस होते हैं कि रेप हुआ लड़की का और उसके सारे साक्ष्य हमारे पास है, लेकिन 8-8 महीना, 10-10 महीना गुजर जाता है और गिरफ्तारियां नहीं होती। और कोई भी सरकारी अधिकारी ये कंप्लीट एक मुकम्मल बात नहीं बता पाता कि क्यों ऐसा हो रहा है कि गिरफ्तारी नहीं हो पाती। लेकिन हालात वाकई बहुत बदतर है उत्तर प्रदेश के। जी, ये एक बड़ी बात है कि यहाँ जिस तरह से आंकड़े बढ़ते जाते हैं, जो तस्वीर सामने आती है वो कुछ और बयां करती है। लेकिन कई बार तो ये भी होता है कि गुनहगार तक पहुंचना तो दूर की बात है, एक रिपोर्ट तक दर्ज करवाई तक नहीं जाती है। ये जो हालात है, आपको क्या लगता है कमियां कहाँ कहाँ हैं? लूप होल्स की अगर बात करें।
देखिए, ऐसा नहीं है कि मतलब जितना सिस्टम है अगर उसको भी फॉलो किया जाए तो औरतों को बहुत राहत मिल जाए, लेकिन सिस्टम सिर्फ अनाउंस कर देना पर उसके बाद उसमें कुछ कार्यवाही ना होना, ये इस बात का सबूत है कि सिस्टम की मंशा नहीं है, सरकार की मंशा नहीं है। औरतों के मामले को वो उतनी संजीदगी से नहीं लेते। हाँ, सिर्फ वोट के दौरान वो लेते हैं कि हमारे इतना प्रतिशत महिला वोट है, इतना पुरुष वोट है, लेकिन उसके बाद उन्होंने कभी भी सीरियसली नहीं लिया। अभी देखिए उत्तर प्रदेश में तमाम घटनाएं जो आप देख रही होंगी रोज, कि पेड़ पे लटका शव पाया जाना, लटका के मार देना, प्रेमी जोड़ों को मार देना, और गैंग रेप की घटनाएं, बच्चे जा रही है शौच के लिए जा रही है औरतें तो उनके साथ रेप हो रहा है। उत्तर प्रदेश में 64% लोग अभी भी घरों में अभी तक शौचालय नहीं है। तो ये सब चीजें हैं जिनमें सुधार की जरूरत है, और अगर इन्होंने कोई हेल्पलाइन या ऐसी चीज स्टार्ट की तो सिर्फ उसके बड़े बड़े होर्डिंग ना लगे, वो अमल में लाई जाए, जो कि हम लोग देखते हैं अनफॉर्चुनेटली वो अमल में नहीं लाई जाती। जहां तक 1090 का सवाल है, हेल्पलाइन भी अच्छा काम नहीं करती है। आप उसमें अनजान बन के खुद फोन करके देखिए, आप महीनों गुजर जाएंगे, आपकी कंप्लेन नहीं सुनी जाएगी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो सिर्फ अनाउंसमेंट जरूरी नहीं है, अगर आप दिल से चाहते हैं हालात में तब्दीली लाना तो कुछ करके दिखाना होगा, तभी बदलाव जब नजर आएगा जनता को, तभी वो सरकार पर विश्वास कर पाएगी। जी, और बड़ी बात यही है कि वो करके कैसे दिखाएं, क्योंकि घोषणाएं तो कर दी जाती हैं लेकिन अब अमल में उसको कैसे लाया जाए। खैर, आप बने रहिए, आपके पास लौटूंगी मैं। यूपी में बात करें महिलाओं के खिलाफ बढ़ते मामलों की, तो उसे देखते हुए अब उस बढ़ोतरी को देखते हुए विरोधी पार्टियों को सरकार पर सवाल उठाने का मौका मिल गया है। आइए सुनते हैं। ये बहुत चिंताजनक है, गंभीर इशू है। इन इशू को हमने उठाया था, सरकार ने भी माना था कि अपराध बढ़े हैं, लेकिन अब महिलाओं के मामले और प्रदेश से भी नंबर 2 पे हो गया, ज्यादा हो गया, तो बहुत ही अति गंभीर है। चलिए एक बार फिर से हम लखनऊ का रुख कर लेते हैं। नाइश हसन हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, सामाजिक कार्यकर्ता। नाइश, न सिर्फ महिलाओं की बात की जाए बल्कि अब तो बच्चों को भी नहीं बख्शा जा रहा है। बच्चों का जो ग्राफ, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, तो उसमें यही कहा जा रहा है कि उनमें भी 50% की बढ़ोतरी हुई है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि न सिर्फ महिलाओं तक है, बच्चों पे होने वाले अपराध की भी तादाद दिनों दिन बढ़ती जा रही है। खासकर उन इलाकों में जो थोड़ा दूर हैं या बॉर्डर एरियाज है, वहां पे आप देखेंगे अपराध या बच्चों की खरीद फरोख्त के मामले, उनके साथ रेप और उसके बाद उस अपहरण के मामले तमाम दर्ज किए जाते हैं। लेकिन आप सालों साल देखिए बच्चों को इंसाफ ही नहीं मिल पाता, तो उनका इस व्यवस्था पे विश्वास कैसे बनेगा? मतलब ये है कि जो इस वक्त व्यवस्था है, शिक्षा और सामाजिक व्यवस्था जो है, ये मानव अधिकार के विकास में तब तक एक मुकम्मल योगदान नहीं दे सकती जब तक कि ताकत के कानून पर आधारित व्यवस्था के गढ़ पे चोट न की जाए। और कहीं न कहीं ऊपरी स्तर पे काम हो रहा है और ताकत का जो कानून है वो बाकायदा लागू है और उसके गढ़ पे कहीं चोट नहीं हो पा रही है जिसकी जरूरत है। जी, दहेज की बात कर लेते हैं। दहेज जैसी जो समस्या है ये भी मिटने का नाम नहीं ले रही। जो आंकड़े सामने आ रहे हैं दहेज हत्या को लेकर, वो भी कम चौंकाने वाले नहीं हैं। जी हाँ, दहेज की भी घटनाएं बढ़ी, क्योंकि देखिए सिर्फ इस पर बातचीत होना, और जितने भी आप देखेंगे सरकारी महकमे में बड़े बड़े लोग हैं, सब अपने यहाँ की शादियां बहुत लाविश तरीके से करेंगे, लाखों लाख रुपए खर्च करते हैं, दहेज देते हैं, तो फिर वो दूसरे लोगों पे ये सख्ती से लागू भी नहीं कर पाते कि आप ऐसा ना करें, और ये इसीलिए ये व्यवस्था बरकरार है। और कभी भी दहेज वाले केस में आप देखेंगे कि अगर कोई रिपोर्ट होती है तो एक लंबा मुकदमा जरूर चलता है, पर उतना सजा का वो नहीं है, सजा हो नहीं पा रही है, और इसलिए समाज में कोई मिसाल भी सेट नहीं हो पा रही है कि अगर ऐसी हरकत हुई या ये सामने आया दहेज के मामले तो इसमें सजा हो सकती, इसलिए वो पूरी तरह से बरकरार है। जो कि औरत के ऊपर हिंसा का एक मुकम्मल रूप तो नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है दहेज, लेकिन फिर भी ये प्रभाव डाल रहा है औरतों की जिंदगी पे। जी, और नाइश, कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि कई तरह के बयान नेताओं के सामने आते हैं जो कहीं ना कहीं इन अपराधों को बढ़ावा देते हैं? अक्सर हम देखते रहते हैं कि कभी कोई ना कोई घटना होती है तो किसी ना किसी पार्टी की तरफ से, किसी ना किसी नेता की तरफ से कोई ऐसा बयान दे दिया जाता है, ऐसा बेतुकी बात कर दी जाती है जो कहीं ना कहीं ये जो समस्या है उसको घटाने की जगह और भी ज्यादा बढ़ा देती है।
जी, ये तो अभी आपने कल परसों भी देखा जिस तरह औरत के बारे में बयानबाजी की गई और एक ऐसी पार्टी के लीडर ने जो जिसकी आला जो है, जिसकी मुखिया एक औरत है। तो ये किसी एक पार्टी का मसला नहीं है। आप जो हमारे यहाँ की रूलिंग पार्टी है या जो विपक्ष में है, जो अभी बहुत इल्जाम लगा रहे हैं, उन सबने औरतों के बारे में बेहद गंदे, बेहद बेहुदा सवाल जवाब किए हैं और बहुत उसको हास्यास्पद तरीके से लिया है। तो जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही है, तो ये जाहिर करती है कि हमारी मानसिकता में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। मटेरियलिस्टिक चेंज बहुत तरीके का आ गया। एकदम जो किसी लायक भी लोग नहीं थे, वो भी बहुत आगे बढ़ के बड़ी गाड़ियों में, बड़े घरों में रहने लगे। लेकिन जो जहनियत का सवाल है, वो अभी भी बरकरार है, जिसमें बदलाव नहीं आ पा रहा है। और ये पूरी व्यवस्था तभी बदलेगी जब जहनियत बदले। ऐसा भी नहीं है कि औरतें सारी पॉलिटिकल पार्टी में आ जाएंगी तो व्यवस्था बदल जाएगी, क्योंकि जहनियत औरतों को भी बदलनी है, मर्दों को भी बदलनी है। जी बिल्कुल, बदलाव तभी आ सकता है जब मानसिकता बदले, और मानसिकता कब तक बदलेगी, यही एक बड़ा सवाल है। बहरहाल एक दर्शक है इस बीच हमारे साथ, कोई कुछ राय देना चाहती हैं, वो फोन लाइन पर हैं। आरती लखनऊ से है ये दर्शक। बताएं आरती, क्या कहना चाह रही हैं? मैम, मैं ये कहना चाहती हूँ, इतने बड़े बड़े नेता जब ऐसे बलात्कार के बारे में सपोर्ट करेंगे कि लड़कों को फांसी नहीं होनी चाहिए, गलतियां हो जाती हैं, तो बताइए कैसे और अपराध नहीं बढ़ेंगे। अपराधियों का ये हौसला बढ़ाने वाला बयान था उनका। इसके मैं कुछ हूँ नहीं तो मैं पूरे देश में इसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन करती। बीमार भी हूँ मैम। और मैं एक पोएम सुनाना चाहती हूँ। रो रही है मानवता, इंसानियत लाचार है, कपट कुधर्म माया साथ दुराचार लाया। यूपी में हर ओर मचा घोर हाहाकार है, जहाँ तक नजर जाती वहीं है, क्योंकि अखिलेश की सरकार है। हिंसा बोलबाला, धर्म भी चला गया कुधर्म के रास्ते। घोर कलयुग फिर यूपी में ही आया लगे, बहुत की कोख में बाकी बची खुची दुनिया में आने के भेदभाव का शिकार है। छोटे बच्चों से है क्योंकि देश की सरकार है। बिल्कुल, सिर्फ आंकड़े ही नहीं बल्कि जो जनता है उनकी भावनाएं भी इस ओर इशारा करती हैं कि वाकई ये जो आंकड़े हैं और ये जो घटनाएं हैं वो थम नहीं रही हैं और लोगों का आक्रोश हम साफ देख सकते हैं। खैर, हमारे साथ एक दूसरे हमारे साथ वाराणसी से हमारे साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता सोनाली सिंह जी जुड़ गई हैं। सोनाली, 50% की बढ़ोतरी हुई है क्राइम ग्राफ की यूपी में, क्या कहेंगे इसको लेकर? जी, ये एक बहुत ही दुखद और बहुत ही अफसोस की बात है, और ये सिर्फ यूपी की ही बात नहीं, ये पूरे देश की समस्या है। लेकिन मुश्किल की बात यह है कि हम लोग अक्सर इस समस्या को जाति, पार्टी, क्लास और इन सब चीजों में बांट के बात करते हैं। ये एक राष्ट्रीय समस्या है, एक मतलब महिलाओं की समस्या है, आधी आबादी की समस्या है। और इसके लिए देखिए, ये मतलब मेरा मानना है कि इसके पीछे दो कारण है। सबसे बड़ा जो कारण है कि हमारे जो सामाजिक मूल्य है उसमें जो अवमूल्यन हो रहा है, और हमारे जो सामाजिक जो संगठन है, जैसे परिवार है, जो हमारी ज्वाइंट फैमिली है, उसका टूटना, और जिसकी वजह से हमारे अंदर जो चारित्रिक मूल्य और संस्कार, जो हमारी भारतीय संस्कृति में जो नारी का उच्च स्थान था, तो वो उसका मतलब कहीं ना कहीं जो उसकी विलुप्ति हमें देखने को मिल रहा है। तो बेशक यूपी सरकार लगातार दावा करती रही हो कि क्राइम का ग्राफ कम हुआ है, लेकिन जो अब आंकड़े आए हैं, एनसीआरबी के जो आंकड़े आए हैं, वो दरअसल कुछ और ही बयां करते हैं। आपको बता दें कि एनसीआरबी के आंकड़े राज्यों में जो दर्ज किए गए हैं, उनके मामलों के हिसाब से ये बताया गया है यूपी में जो क्राइम ग्राफ है महिलाओं और बच्चों को लेकर, उसमें 50% का इजाफा हुआ है। और इसी पर हम चर्चा भी कर रहे हैं। हमारे साथ लखनऊ से हमारे मेहमान नाइश हसन बने हुए हैं। नाइश, आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो आंकड़े आए हैं उनके मुताबिक क्राइम ग्राफ जो बढ़ा है, अब इसे लेकर जो बीजेपी है और केंद्र सरकार है वो जाहिर सी बात है उन पर दबाव बनाएगी। लेकिन क्या लगता है अब ये दबाव कितना ज्यादा बढ़ सकता है या बढ़ भी सकता है, जो इस आंकड़े को देखते हुए, दबाव को देखते हुए कोई ठोस कदम उठाए जा सके?
देखिए शिल्पी, मैं इसमें एक बात कहना चाहती हूँ कि औरत के सवाल के साथ सियासत ना की जाए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है, जहाँ कांग्रेस की सरकार है या अन्य पार्टियों की सरकार है, वहाँ अपराध नहीं है। औरत के खिलाफ वहाँ पे भी अपराध बहुत ज्यादा है। इसलिए ये पार्टियां औरत के सवाल को एक सियासी मुद्दा ना बनाएं, क्योंकि किसी भी सरकार ने अगर औरत के सवाल को ढंग से समझा होता, उनके खिलाफ कार्यवाही की गई होती, कुछ फास्ट ट्रैक कोर्ट्स आती जिसमें औरतों को न्याय मिलता नजर आता, तो ये मसले काफी हल होते दिखाई पड़ते और लॉन्ग टर्म बदलाव के लिए भी कार्यक्रम चलाए गए होते। जो कार्यक्रम चलाए गए, दुर्भाग्य से वो बहुत सक्सेसफुल कार्यक्रम नहीं चलाए गए। तो इसको सियासत के दायरे से बाहर निकाल के आधी आबादी हमारे इस देश की जो बहुत तकलीफों में जी रही है, जो बहुत परेशानियों में अपनी जिंदगी गुजर कर रही है, उसके बारे में सोचना चाहिए और इस पे अटैक नहीं होना चाहिए कि सपा ने ये किया या तृणमूल ने किया या कांग्रेस ने किया या बीजेपी ने किया सबने बुरा। हर स्टेट के दस्तावेज हम सबके पास मौजूद है कि जहां बाकायदा लड़की को एक मंच बना के उस पर लिटा के रेप किया गया। बंगाल, जिसको बहुत संवेदनशील कहते हैं, दिल्ली में जो हुआ वो आपके सामने है। उत्तर प्रदेश में हैंग किया गया लड़कियों को रेप के बाद, वो हम सबके सामने है। तो हर जगह ऐसी घटनाएं हैं, इसलिए इस पे सियासत ना हो के इस मसले के हल की तरफ हम सबको सोचना चाहिए। जी, सियासत ना हो और हल की ओर रुख करे, ये एक बड़ी बात है, लेकिन कितना ज्यादा उस पर अमल किया जाए ये देखना होगा। बहरहाल एक दर्शक है हमारे साथ, एक प्रकृति फोन लाइन पर राय देना चाह रही है अपनी। बताएं प्रकृति, क्या कहना चाह रही हैं? जी देखिए, मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि हमें एक इंसान की तरह सोचना चाहिए और हमें देखिए कोई भी क्राइम हो, ठीक है, और उसके बाद अगर हम मुजफ्फरनगर से मैं बोल रही हूँ मैं, और यूपी में जो क्राइम है, मुजफ्फरनगर एशिया का क्राइम कैपिटल है और मुजफ्फरनगर यूपी में आता है, ठीक है। और आप ये देखिए कि हमारे मुख्यमंत्री जो है मतलब अखिलेश यादव जी के फादर, ठीक है, वो ये बात इतनी घटिया बात बोलते हैं कि लड़के हैं, हमसे गलतियां हो जाती हैं और सख्त सजा नहीं होनी चाहिए इस तरीके से, तो उसके बाद आप किसी और से क्या उम्मीद करेंगे? जब वहीं से खराबी चली आ रही है तो बाकी लोग भी क्यों डरेंगे किसी चीज से? जी, और अपने दर्शकों को बता दें हम कि एनसीआरबी के जो दरअसल आंकड़े हैं, जो राज्यों में दर्ज किए गए मामलों के हिसाब से बताए जाते हैं, लेकिन अगर बात करें राज्य की जनसंख्या की तो उस पर भी गौर किया जाना जरूरी है, क्योंकि यूपी दरअसल दूसरे नंबर पर है, लेकिन इसकी जनसंख्या बाकी राज्यों से ज्यादा 20 करोड़ है और राज्य के 20 करोड़ लोगों की सुरक्षा के लिए महज 1.8 लाख पुलिसकर्मी हैं। साथ ही ऐसा भी माना जाता है कि पुलिस का सिस्टम और संसाधन दोनों पुराने भी पड़ चुके हैं। तो बेशक कहा गया है कि क्राइम के मामले में यूपी जो है नंबर 2 पर है, महिलाओं को लेकर जो अपराध बढ़ा है उसे लेकर नंबर 2 पर है, लेकिन इसकी जनसंख्या की बात करें तो वो बाकी राज्यों से ज्यादा 20 करोड़ है और राज्य के 20 करोड़ लोगों की सुरक्षा की अगर दृष्टिकोण से देखा जाए तो उनके लिए पुलिसकर्मी जो तैनात किए जाते हैं उनकी संख्या सिर्फ 1.8 लाख है। तो सवाल ये भी उठता है कि आखिर जब जनसंख्या इतनी ज्यादा है तो उसके लिए पुलिसकर्मी आखिर इतने कम क्यों? और अपने हम मेहमान का रुख करते हैं, नाइश हसन के पास फिर से जाते हैं। नाइश, जो जनसंख्या है यूपी की वो इस और भी इशारा करती है कि जनसंख्या के मामले में कितना ज्यादा है यूपी में, लेकिन अगर बात करें पुलिसकर्मियों की तो उनका जो आंकड़ा है वो बेहद कम है। देखिए, ये एक बहुत संवेदनशील और बहुत गंभीर मसला है। मैं आपके चैनल पे पहले भी ये सवाल उठा चुकी हूँ कि ये जो पुलिस रिफॉर्म बिल की बात हो रही है, वाकई ये पुलिस रिफॉर्म बिल आना चाहिए, पास होना चाहिए, और जो ये है कि उनके ऊपर सियासी दबाव खत्म हो जाएगा, तो हम एक औरत होने के नाते भी ये देखना चाहते हैं कि वो सियासी दबाव खत्म हो, पुलिस आजाद महसूस करे, तब औरतों के प्रति उनकी संवेदनशीलता और बाकी मसले कैसे हल होते हैं। ये बिल्कुल सही बात है कि पुलिस
पुलिस के अगर के बारे में देखें तो उनकी हालात, उनकी तादाद और जिस तरह से पूरा लोअर लेवल पे आप देखेंगे पुलिस को कि उनके पास सुविधाएं नहीं है, वो किसी केस की जांच के लिए जाने के लिए उनके पास कोई सुविधा नहीं होती है, तो परेशानियां उनके साथ भी हैं। और वो एक अलग पूरा मसला है कि वो एक रिफॉर्म बिल आए और उनके हालात में सुधार हो। लेकिन साथ साथ औरतें ये भी जानना चाहती हैं कि अभी जो हालात है उसमें क्या 50% भी इनसे न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती कि अगर संख्या कम है इनके पास रिसोर्सेज नहीं है, सरकार के पास लोग नहीं है, तो क्या 50%, 40% को भी अगर वो सिस्टम को सही कर देते तो कुछ तो औरतों को न्याय मिलता। लेकिन उस हिसाब से जितनी संख्या है उसके मुताबिक भी न्याय नहीं मिल पाता है औरतों को। बिल्कुल, ये सही बात है। बड़ी उम्मीद नहीं लगती है कि कुछ बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज आएगा। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि ये बेशक जो इनकी संख्या है पुलिसकर्मियों की वो कम है, लेकिन सवाल ये भी होता है कि जितने हैं वो कितना ईमानदारी से अपने कार्य को कर पाते हैं। जो आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले हैं। लेकिन अगर बात की जाए कुछ ठोस कदमों की, आपको क्या लगता है राइश, किस तरह के कदम उठाने चाहिए जमीनी स्तर पर जो थोड़ा बहुत जो एक ग्राफ बढ़ता जा रहा है वो कुछ कम हो सके? देखिए, मुझे तो लगता है कि अगर सरकार कुछ मामलों में संवेदनशील हो जाए और कुछ मिसालें सामने आ जाए तो बदलाव तुरंत आ सकता है। जैसे कि केस दर्ज नहीं होते। आज भी सोचिए 93% औरतें उत्तर प्रदेश में पुलिस के पास अपनी रिपोर्ट दर्ज करने में डरती हैं, जाने में पुलिस के पास डरती हैं, क्योंकि पुलिस उनकी सुनती ही नहीं। तो एक बात यह है कि उनकी रिपोर्ट दर्ज हो, अगर और सवाल तुरंत हो जाता है। ज्यादातर औरतें गलत शिकायत करती, मैं कह रही जो गलत शिकायत करती है उनके खिलाफ तो कार्रवाई करो, लेकिन जो सही शिकायत करती है उनके लिए तो कुछ काम करो, वो नहीं होता। दूसरे स्तर पर यह है कि जांच नहीं होती। तीसरा ये है कि जो इन्होंने 1090 हेल्पलाइन बनाई है बिल्कुल भी कारगर नहीं है, आप उस पर काम करके देख लीजिए। और कोई भी बड़ा और छोटा पुलिस वाला हो, बड़े से बड़ा केस हो जाए तब उस पर कोई संवेदनशीलता ही नहीं है, आप चक्कर लगाते रहिए। तो जो महिला संगठनों के पास केस आते हैं, दुर्भाग्य से जो थोड़े से आ जाते हैं, तो वो सौभाग्य से वो कहीं न कहीं एक स्तर पे पहुंच जाते हैं। और जब मीडिया से हाईलाइट हो जाता है उसी केस पे पुलिस वाले ध्यान देते हैं। और जो औरतें बेचारी गांव में, मोहल्लों में पड़ी हुई हैं, जिनके साथ अपराध हुआ है, जिनके पास चौकी है, पास में थाना है, लेकिन वहां उनकी बात ही नहीं सुनी जाएगी। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें हैं जो बदलाव, और प्रदेश की हमारी सरकार भी तभी ध्यान देती है जब कोई केस बिल्कुल हाईलाइट हो जाए। यानी कि रिपोर्ट्स और आंकड़े आते हैं, आकर चले जाते हैं, लेकिन वो कितना असर कर पाते हैं ये बड़ी बात है। और अगर थोड़ा बहुत असर हो भी जाता है तो क्या कोई ठोस कदम उठाया जाएगा या ये देखना जरूरी होगा। आप दोनों हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ ये उपयोगी अपने जानकारी बांटी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आदि आबादी में आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।